राजस्थान से आपको बताएंगे जानकारी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या के लिए जयपुर एयरपोर्ट से हुए हैं रवाना। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें देखने निकलकर सामने आ गई। आपको याद होगा अब से कुछ समय पहले मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट के साथ सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए थे। उसके पहले आपको याद होगा सीएम धामी अपने कैबिनेट के साथ पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए। तो अलग अलग राज्यों के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब आज दर्शन करने पहुंच रहे हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पूरे कैबिनेट के साथ, पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या के लिए रवाना होते हुए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए 22 जनवरी से जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आम हो या खास, हर कोई रामलला के दर्शन करने के लिए लायक नजर आ रहा है और इसी कड़ी में एक एक करके हर कोई दर्शन करने पहुंच रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा अपने कैबिनेट के साथ रवाना होते हुए अयोध्या के लिए वहां जाकर दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और पूरा मंत्रिमंडल। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए जब रवाना हो रहा था पूरा मंत्रिमंडल, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। जयपुर से मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या की रवानगी की ये तस्वीरें सीएम भजनलाल शर्मा की। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री के साथ पूरी की पूरी राजस्थान कैबिनेट जय श्री राम का उद्घोष और उसके बाद दर्शन पूजन की जो तस्वीर आएगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। रंजना, बिल्कुल। तो देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद से लगातार तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी। और ये तस्वीरें आपने देखी, सीएम भजनलाल शर्मा अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अयोध्या रवाना होते हुए। बढ़ते हैं खबरों में आके और 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा हो गई। क्रिस्टोफर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड मिला है। क्रिस्टोफर नोलन ने 22 साल बाद ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। ओपेनहाइमर के निर्देशन के लिए ये अवार्ड मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे गए। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा और ओपेनहाइमर के लिए ये अवार्ड दिया गया। क्रिस्टोफर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का ये अवार्ड मिला है। क्रिस्टोफर नोलन ने 22 साल बाद ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। खुशी जाहिर भी उन्होंने की और आपको ये भी बताते चले कि ओपेनहाइमर के निर्देशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा, क्रिस्टोफर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड और ऐसे में क्रिस्टोफर नोलन ने 22 साल बाद ये अवार्ड जीता है। 96वें ऑस्कर्स 2024 अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ऑस्कर अवार्ड मिला। ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है। इसके अलावा हॉलीवुड की एक्ट्रेस डा वाइन जॉय रैंडोल्फ को अवार्ड मिला है। द होल्ड ओवर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इसके अलावा द लास्ट रिपेयर शॉप को भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा जैसा कि आपको रंजना और प्रीति ने बताया कि ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन का ऑस्कर जीता है। द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर को अवार्ड मिला है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अपने नाम इस फिल्म ने किया है। तो जाहिर है कि ऑस्कर अवार्ड्स जो बेहतरीन मूवीज़ होती हैं, जो बेहतरीन कलाकार होते हैं, जिन्होंने अपनी मूवीज़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। और इसके बाद इसके अनाउंसमेंट के साथ ही साथ एक खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। बिली इलिश और फिनिश ओ कोनोल को अवार्ड मिला है। व्हाट इज आई मेड फॉर, इसके लिए गीत के लिए अवार्ड मिला। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करेंगे आगे बढ़ते हुए। उद्धव ठाकरे का उत्तर पश्चिम मुंबई से नाम का ऐलान। उत्तर पश्चिम मुंबई से कैंडिडेट घोषित किया गया है। अमोल कीर्तिकर को बनाया गया है उम्मीदवार। तो वहीं संजय निरुपम का स्टेटमेंट भी सामने आया। कहा कि बची खुची शिवसेना के प्रमुख हरकत कर रहे हैं, कांग्रेस को नीचा दिखाने की ये हरकत कर रहे हैं। निरुपम की तरफ से बयान दिया गया। तो देखिए किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अमोल कीर्तिकर कैंडिडेट है और उसके बाद ये स्टेटमेंट सामने आया जिसमें एक तरफ तो उद्धव ठाकरे ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ संजय निरुपम ने इसी को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। ये कहा कि जो बची खुची शिवसेना की प्रमुख हरकत कर रहे हैं, कांग्रेस को नीचा दिखाने की वो हरकत करे। आप सोचिए कि महाविकास अघाड़ी ये कहते हैं कि हम साथ मिलकर करेंगे जो करेंगे, लेकिन जो कुछ होता है रिजल्ट कुछ आए ना आए, लेकिन बयानबाजी का दौर पहले शुरू हो जाता है। जहाँ पर एक तरफ अलग अलग राज्यों में INDIE की तरफ से कोशिश ये है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो जाए,
तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जहां पर अपने ही दल कैसे अलग राह अख्तियार करते हुए नजर आते हैं, वो दिखता है। एक तो आपने देखा वेस्ट बंगाल में, आपने देखा किस तरीके से हालात दूसरे राज्यों में बने हुए हैं और अब महाराष्ट्र भी इसके साथ आ गया। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है झुंझुनू से। हार्ट अटैक समझकर कर दिया अंतिम संस्कार। 1.5 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ, बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीसीटीवी देखे तो सामने आया कि मारपीट हुई थी। परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया, तो ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ। और देखिए, ये हैरान कर देने वाला है क्योंकि परिजनों को ये पता भी नहीं था कि मौत किस कारण हुई है। उनको लगा कि हार्ट अटैक से मौत हुई, और हार्ट अटैक से मौत होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आने के बाद वहाँ पर उन्होंने ये अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले में 1.5 महीने के बाद जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी और इसी वजह से शख्स की जान चली गई। अब 1.5 महीने के बाद यहाँ पर FIR दर्ज हुई है, कार्रवाई होगी, लेकिन ये पूरा मामला सवालिया निशानों को उठाता है। और उसके बाद सवाल भी उठता है कि आखिरकार बगैर वहाँ पर तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा किए बगैर किस तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिजनों का कहना था कि उन्होंने समझा कि हार्ट अटैक आया है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं था, असल में मारपीट हुई थी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगली आपको खबर बताएंगे नागपुर से, जहां पर सिंघाड़े के आटे में से हाहाकार मच गया। 100 लोग इसमें बीमार हो गए। किसी ने खाई थी जलेबी तो किसी ने कढ़ी इसकी खाई थी। पीड़ितों ने सिंघाड़े के आटे से बनी हुई चीज़ें व्रत में खाई थी। कथित तौर पर उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, ये जानकारी मिली है। 100 से ज़्यादा लोगों की बीमार होने की जानकारी इसमें मिल रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर व्रत में खाया गया था इससे बना हुआ खाना, और उसके बाद 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग की जानकारी मिली है। हालांकि सभी का फिलहाल इलाज चल रहा है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की सौगात। पीएम ने 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है और इसका जिक्र तमाम अखबारों में भी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। 12 नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और 42,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के दौरे पर हैं और बड़ी सौगात जनता वासियों को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। और IGI एयरपोर्ट के एकीकृत टर्मिनल 1 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। अब ये एयरपोर्ट दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है जिसकी यात्री क्षमता 10 करोड़ प्रति वर्ष है और इसमें टर्मिनल 1 की हिस्सेदारी अब 4 करोड़ यात्री प्रति वर्ष होगी। तो तमाम अखबारों में ये खबर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आजमगढ़ से ये बड़ी सौगात दे रहे थे, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश देख रहा, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। पहले चुनाव के समय नेता एक घोषणा करते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता था। वाराणसी से छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का भी उन्होंने वहां से उद्घाटन किया, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। और देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ और 108 करोड़ से आजमगढ़ में बने महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। तो ये तमाम बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन आजमगढ़ से जनता वासियों को दी है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं। दरअसल बीजेपी आज जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का नाम था, तो वहीं CEC मीटिंग में नामों पर मोहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कई राज्यों की बची हुई सीटों पर चर्चा की जानी है, उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। तो आज जो दूसरी सूची है वो बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। ये माना जा रहा है CEC मीटिंग में नामों पर मोहर लगेगी। और लगातार आप देखिए, मंथन बैठकों का दौर हालांकि जारी है। बीजेपी की तरफ से ये रणनीति और स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है कि कौन से उम्मीदवार हो जिनको मैदान में उतारा जाए, जिनको लिस्ट में जगह दी जाए और जिनकी जनता के बीच लोकप्रियता हो। लोकसभा का चुनाव बीजेपी का टारगेट है अब की बार 400 पार, और उसको कैसे साधना है लक्ष्य को, इसी के तहत ऐसे चेहरों को ढूंढा जा रहा है जो बीजेपी को उसके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करे। और अब CEC की बैठक में जो दूसरी लिस्ट है उसके बाद नाम सबके सामने होंगे। आज लिस्ट जारी हो सकती है। पहली सूची 2 मार्च को जारी हुई थी। 195 कुल नाम थे, लेकिन कई राज्यों के लिए नामों का भी अनाउंस नहीं किया गया। जैसे आप बिहार की बात कर लीजिए या फिर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए। संभवतः बिहार की सीटों और महाराष्ट्र की सीटों को लेकर के दूसरी सूची हो सकता है कि आज आ जाए, यानी कि पहली सूची के 9 दिन के बाद। आगे बढ़ेंगे। बेटियों ने योजना से लोन उठाकर देश को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं की तारीफ की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो बेटियां हैं वो कदम से कदम मिला करके
देश को आगे लेकर के जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर महतारी वंदन योजना की शुरुआत और प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत की। तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात ये भी कहते हैं कि बेटियां अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्र में कैसे देश का मान बढ़ा रही हैं, कैसे अंतरिक्ष से लेकर के रक्षा तक बेटियां हर क्षेत्र में इस वक्त आगे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान महिलाओं की तारीफ की और कहा कि आधी आबादी को बराबरी का हक भी मिल रहा है और आधी आबादी बराबरी के साथ प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। बेटियों ने योजना लोन लेकर के देश को कैसे आगे बढ़ाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में कई बातों का जिक्र किया। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। सपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने दिए हैं बड़े संकेत। इसके टिकट देने पर, उसके सवाल पर अखिलेश यादव बोले हैं, जब आप लोग कह रहे हैं तो दे देंगे। तो ये बड़ी जानकारी है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जिस तरीके से पूरी अपडेट निकलकर सामने आई है कि अखिलेश यादव ने बड़े संकेत इसको लेकर दिए हैं। टिकट के सवाल पर बोले, जब आप लोग कह रहे हैं तो दे देंगे। अब हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर कहां से चुनाव लड़ते हैं। खबरों में आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिशस दौरा। मॉरिशस के दिल्ली के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो गई हैं और 3 दिन के मॉरिशस दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन होगा, जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगी और मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर। ये तस्वीर देखिए, जब मॉरिशस के दौरे के लिए वो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो रही थी, उस दौरान की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। 3 दिन के मॉरिशस दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कल मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन होगा और मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और बात फैक्ट फाइल्स में आज अंडमान और निकोबार की, जिसका आज दिवस है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित राज्य है। बंगाल खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का यह हिस्सा है। इंडोनेशिया के आचाह के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है। अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एक अंडमानी शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या 3,79,944 है, जिसमें 2,02,330 पुरुष हैं, जिनकी तादाद 53.25% है। 1,77,614 महिला हैं, जो कि 46.75% है।